वापसी पर नहर के करीब से टैक्सी गुजरी तो मैं चौंक उठा। ये नहर हवाई अड्डे के करीब से गुजरती थी और शायद हिफाजती इकदामात की गर्ज से वहां आर्मी डिप्लॉय हो रही थी। सारी रात मेरे जहन में नहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका घूमता रहा। हवाई अड्डे के गिर्द ऐसे दिफाई हिसार का इल्म जरूरी था। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतजार था ताकि इस सिलसिले में कोई लाहे अमल तरतीब दे सकूं। अगले रोज छुट्टी थी। सुबह मेरी तजवीज साहब ने नहर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना दिया। अलग सुबह मैंने माता जी को ये तजवीज पेश कर दी थी। वो तो सुनते ही खिल उठी। बेटा, तुम्हें तो भगवान ने हमारे लिए अवतार बनाकर भेजा है। जल पूजा तो हमारा धर्म है, लेकिन प्रकाश के बाबूजी न जाने किस मिट्टी के बने हैं। पिछले साल भर से मुझे नहर का मुंह नहीं देखने दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था कि इन लोगों की मौजूदगी में मुझे वहां काम करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि मैं ये भी चाहता था कि मेरी मौजूदगी में वो लोग इतने मसरूफ रहें कि उन्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नसीब ना हो। जिंदगी से अपने हिस्से की मुसरतें हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन वक्त ने कभी उन्हें इतनी मोहलत ना दी थी कि बाबूजी उन्हें इस तरह घुमा फिरा कर लाते। एक अरसे से माताजी उन्हें वैष्णो यात्रा के लिए कह रही थी, लेकिन वो हर मर्तबा बात गोल कर जाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि बकौल उनके उन्हें ऐसी फजूलियात से नफरत थी, बल्कि उसका बड़ा सबब पैसे का ना होना था। अब उनके लिए जहां एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के मौके मुयस्सर थे, वहां उन्हें मुझ जैसा धर्म पुत्र भी मिल गया था, जो जबरदस्ती उनकी झोली में उनके हिस्से की खुशियां डाल रहा था। जब कभी मैं इन लोगों को फिल्म या किसी दूसरे तफरीही प्रोग्राम की तजवीज़ पेश करता तो बाबूजी जज्बाती हो जाते। मुझे इस बूढ़े कम्युनिस्ट पर बड़ा रहम आता और इस बात का यकीन होने लगता कि कुदरत ने बिला वजह मुझे इन लोगों से नहीं टकराया। शायद अब खुदा को उन्हें कुछ सुख दिखाना ही मकसूद था। मेरे शदीद इसरार पर मूसी जी भी हमारे साथ जा रही थीं। एक मकामी टम्पू पर बैठ वो लोग नहर की तरफ चल दिए। नहर के किनारे पर एक जगह लोगों ने तालाब की शक्ल देकर वहां एक मूर्ति खड़ी कर रखी थी। मूर्ति होगी तो मंदिर भी होगा, और मंदिर बनेगा तो पूजा भी होगी। हिंदू भी बड़ी अजीबो गरीब कौम है। पूजा के लिए उनके कोई खास देवता मखसूस नहीं। मैंने उन्हें एक चिमटी से लेकर पहाड़ तक की पूजा करते देखा है, क्योंकि तमाम दरिया कैलाश पर्वत से निकलते हैं, इसलिए उनमें से निकलने वाले नदी नाले भी काबिल परस्तिश हैं। नहर के मुतालिक तो उन्हें इल्म था कि ये गंगा जल है, इसलिए यहाँ कुछ ज्यादा ही सरगर्मी देखने में आती थी। नहर के किनारे के साथ साथ पक्की सड़क बनी हुई थी, जिस पर से गुजरकर लोग माता मंदिर को जाते थे। मामला चूंकि पूजा का था, इसलिए इंडियन आर्मी वो सड़क बंद न करने पर मजबूर थी। ये अलग बात कि उन्होंने वहां अपनी सिक्योरिटी खासी फैलाई हुई थी, बल्कि हाल ही में पाकिस्तानी जासूस भी इस इलाके से गिरफ्तार हुआ था। अखबारात के मुताबिक वो जासूस पिकनिक मनाने वालों की आड़ में फोटोग्राफी कर रहा था। इस जासूस की गिरफ्तारी के बाद से तो इंतजामात और भी सख्त हो गए थे। बाकी तमाम लोग तो टेम्पू पर चले गए, जबकि मैं और प्रकाश मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, क्योंकि हमें बाजार से कुछ फ्रूट भी खरीद कर ले जाना थे। नहर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल प्रोग्राम के मुताबिक झटके खाने लगी। क्या हुआ? प्रकाश ने परेशानी से पूछा। प्लग, कचरा, पेट्रोल में मिलावट या कोई और घपला? मैंने गर्दन मोड़कर जवाब दिया। यार, न जाने ये मुसीबत क्यों पाल रखी है, बाबूजी ने प्रकाश बोला। काश तुमने भी कोई मुसीबत पाली होती। मैंने ये फिक्रा कुछ इस अंदाज से कहा कि वो बेख्तियार हंस पड़ा। नहर की सड़क पर कुछ दूर तक तो मोटरसाइकिल चलती रही। जैसे ही एक आर्मी यूनिट के नजदीक पहुंचे, वो अचानक बंद हो गई। कहाँ मरवा दिया साली ने? यार, इसमें तो प्लग पाना भी नहीं है, प्रकाश परेशानी से बोला। अच्छा, कुछ करते हैं। मैंने उसे फ्रूट की टोकरी थमा दी। हम मोटरसाइकिल घसीटते हुए एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के नजदीक पहुंच गए, जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से कैमोफ्लेज किया गया था। नजदीक ही एक आर्मी ट्रक खड़ा था, जिसे जवान सामान उतार रहे थे। ट्रक पर लगे बटालियन मार्क पर भी लिपापोती की गई थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी तक नुमाया था, जिसका इल्म होना बहुत जरूरी था। सब लोग हैरानी से हमारी सिमत देख रहे थे। जय हिंद। हमने करीब पहुंचते ही उन्हें प्रणाम किया। जय हिंद, दो तीन जवान बोले। सर क्षमा कीजिए, आपको डिस्टर्ब किया, एक मुश्किल पेश आ गई है। मैंने सारा फिक्रा अंग्रेजी में बोलकर उस मेजर पर अपनी अहमियत जतला दी थी, जो इन सब में सीनियर नजर आ रहा था। कोई बात नहीं, ऑल राइट, उसने फराख दिली दिखाई।
चंद मिनट के बाद ही अपनी फ्रूट वाली आधी टोकरी खाली करवाने के बाद हम उनके एक लांस नाइक से प्लग खुलवाकर साफ करवा चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी चाबी निकाली थी जिससे हमारी मोटरसाइकिल का प्लग खुला और मोटरसाइकिल भी खुद ही स्टार्ट करके हमारे हवाले की थी। जाते हुए एक मर्तबा फिर हमने जय हिंद का नारा लगाया और वहां से चल पड़े। तमाम जुजियात मेरे ज़हन में नक्श हो चुकी थी। प्रकाश ने मोटरसाइकिल के चलते ही एक मोटी सी गाली उन्हें दी और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। बाप का माल समझ रखा है वीर जी, उन्हें कुछ देने से बेहतर था आप उसे दरिया में फेंक देते। यार अपनी सीना से मोहब्बत करना सीखो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। जवाब में उसने सीना को 2-3 गालियों से नवाज दिया। ये बात मैंने अक्सर महसूस की थी कि बहुत कम लोग भारत में अपनी फौज से मोहब्बत करते थे। ज्यादातर उन्हें गासिब और अय्याश ही करार देते थे। यूं तो भारतीय हुकूमत अपने जमहूरी होने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन सिविलियन मुलाजमीन के मुकाबले में फौज को बेपनाह सहूलतें हासिल हैं। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका फौज को सख्त नापसंद करता है। इन दिनों अभी 71 की जंग शुरू नहीं हुई थी और आवाम 63 ईस्वी में चीन से और 65 ईस्वी में पाकिस्तान के हाथों अपनी फौज की दुर्गत का तमाशा देख चुके थे। मुझे 10 पटाखे दे दो, अभी सबको भगा दूंगा, प्रकाश ने उन पर तंज करते हुए कहा। मैंने उसे इस मौजू पर मजीद छेड़ना मुनासिब न समझा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे इस बात पर बेहद खुशी हुई कि उसे अपनी फौज से नफरत है। मैं तो उसे पिकनिक ही कहूंगा, क्योंकि सिवाय बूढ़ों के और कोई तालाब के नजदीक भी नहीं भटकता था। काफी लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। नहर के किनारे बने हुए मुख्तलिफ बागात के हर महफूज कोने में कोई न कोई किसी न किसी को अपने साथ चिमटाए बैठा था। बाबूजी के कुछ वाकिफ लोग मिल गए थे जो आपस में मुल्की हालात पर बहस कर रहे थे। क्योंकि उनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से था, इसलिए उनकी बातें भी हुकूमत के खिलाफ थीं। इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चला रही थी। भारत में काफी अरसे से चलने वाली जेर जमीन तहरीक नक्सलबाड़ी का चर्चा इन दिनों पंजाब में भी सुनने में आ रहा था। पहले ये लोग कलकत्ता और महाराष्ट्र तक ही महदूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे भारत में फैल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जालंधर के एक डीएसपी को गोली मार दी थी, जिसके बाद से हुकूमत पंजाब कम्युनिस्ट लीडरों की खसूसी निगरानी कर रही थी। यहाँ भी यही मसला ज़ेरे बहस था। इन लोगों की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि वो जरूर किसी अहम चक्कर में हैं। मेरे करीब होने की वजह से हालांकि वो खासी मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे उनके मुतल्लिक न जाने क्यों शक में मुब्तला कर दिया। बात तो मेरे मतलब की नहीं थी। बहरहाल मैंने इस रोज बाबूजी को चेक करने का फैसला कर दिया। अभी दोपहर का खाना जो पूनम और माताजी ने मिलकर वहीं एक स्टोर पर तैयार किया था, खाकर फारिग ही हुए थे कि एक धमाका खेज खबर सुनाई दी। स्वामी दयानंद जी महाराज संगू को दर्शन देने आए हैं। स्वामी जी का नाम सुनते ही मेरा माथा ठनका। ये कमबख्त यहाँ भी आन मरेगा। मुझे उसका वहमो गुमान भी नहीं था और मुश्तबा जगह पर महाराज पहुंच जाता था। मुझे यकीन हो चला था कि जरूर इस शख्स का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक है, क्योंकि हाल ही में उस इलाके से एक जासूस की गिरफ्तारी ने उसे मुश्तबा बना दिया था, जिसकी वजह से यहाँ भारतीय सिक्योरिटी का अमल दखल खासा बढ़ गया था। अभी कल ही मेरी मुलाकात स्वामी से हुई थी, और वो भी खसूसी मुलाकात। अगर उसने आज भी मुझे यहाँ देख लिया तो खामखा मेरे मुतल्लिक किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। मेरे मुतल्लिक इंटेलिजेंस का शक खतरनाक भी साबित हो सकता था, क्योंकि राय कोर्ट में मेरी आमद हाल ही में हुई थी। इंटेलिजेंस वाले फौरन मेरे माजी का ताकुब शुरू कर देते, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। इस तरह वो लोग अपना जाल बुनते बुनते बहरहाल मुझ तक पहुंच जाते। इस बात के इम्कानात 50-50 थे। यह भी मुमकिन था कि स्वामी दयानंद वही हो जो वो नजर आता है, लेकिन मैं खतरा क्यों मोल लूं, मैंने सोचा। प्रकाश, मैं, बाबूजी और पूनम ताश खेल रहे थे जब अचानक मेरे चेहरे की रंगत बदलने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? सबने बारी बारी परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस जरा तबीयत खराब है बाबूजी, मेरा ख्याल है मैं घर चलूं, मुझे आराम करना चाहिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने ताश के पत्ते एक तरफ फेंकते हुए कहा। तुम जाओ बेटे, ठीक है, हम भी पीछे आ रहे हैं, बाबूजी बोले।
मेरे अलावा पूनम का यहाँ रहना भी कुछ ठीक दिखाई नहीं देता था। मैं मोहतात रहना चाहता था। आप ना कोई क्लू, बाकी छोड़ना मुझे गवारा ना था। आप लोग तो स्वामी जी के दर्शन भी करेंगे। मेरा ख्याल है मैं और पूनम मोटरसाइकिल से चले जाएं। मैंने खुद तजवीज पेश कर दी। जवाब में बाबूजी ने महाराज दयानंद को बेशुमार गालियों से नवाज दिया। प्रकाश कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि अभी उसकी कोशिशों के बावजूद भी मुझे और पूनम को तन्हाई मुयसर नहीं हुई थी। उसकी दांस्त में शायद अब मैं यही चाहता था कि उसने मुझे और पूनम को चलता किया। बाकी सबको वो लेकर महाराज के दर्शन करने चला गया, जबकि बाबूजी अपने दोस्तों के पास जा बैठे। जैसे ही हम लोग रायकोट जाने वाली सड़क पर घूमे, मेरी तबीयत बहाल हो गई। पूनम मेरी अचानक सेहतयाबी से सब कुछ समझ गई। घर पहुंचते ही वो मुस्कुराती हुई गवैया हुई, कमाल एक्टिंग करते हो, आपको तो फिक्रा उसने अधूरा ही छोड़ दिया। बात दरअसल ये है कि मैं कुछ ज्यादा ही इस सिलसिले में हिसास होता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सिवा तुम्हें कोई ना देखे, कोई ना चाहे, मैंने खालिस फिल्मी लहजा अपनाते हुए कहा। पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। काफी देर हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा। हमें शाम ढलने की खबर तब हुई जब सब घर वाले वापस आ गए। मूसी और माताजी महाराज दयानंद स्वामी के गुण गा रही थीं। उन्हें महाराज की शक्ल में प्रभु के दर्शन जो हो गए थे, जबकि दोनों बाप बेटा उसे सारे रास्ते कोसते आए थे। कमबख्त ने सारी तफरीह का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बाबूजी ने उसे कोसते हुए कहा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।